हाँ, तो अब जो आपका सिलेबस है वो ये दोनों यूनिट्स आपकी आने वाली है ना? सिल्वर, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, रोड नॉट टेकन, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन, ये यूनिट 3 है आपकी, और ये 4 आपके यूनिट 4 है। प्लीज लिसन, द स्टोरी टेलर, इंटेलेक्चुअल रबिश, माय फाइनेंशियल करियर और तानसेन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम तीनों चैप्टर्स को, इन यूनिट 3 के चारों चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे, इन चारों को एक साथ। ठीक है, पेपर की तैयारी के लिए हम ये तीनों आज रिवाइज करने वाले हैं। ठीक, तो हमारी जो रिवीजन है वो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो यूनिट 3 में है और हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा सिल्वर पोएम किसके बारे में है? किसी बच्चे को ध्यान है थोड़ा बहुत कि जो सिल्वर कविता है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो, हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पेज 53, ये जो हमारी पोएम है ये है सिल्वर। सिल्वर माने चांद की चांदनी, चांद की रोशनी जब किसी चीज पे पड़ती है इट लुक्स सिल्वर। तो सारी पोएम उसी के बारे में है। Wherever the moonlight falls, it looks silver. अगर वो ट्रीज पे पड़ती है तो ट्रीज सिल्वर हो जाते हैं, अगर वो फ्रूट पे पड़ती है तो फ्रूट सिल्वर हो जाते हैं, अगर वो छत पे छान पे पड़ती है तो छान सिल्वर हो जाती है। जो एक कुत्ता सो रहा है अपने घर में, उसके सिर्फ पांव दिख रहे हैं, ये पंजे दिख रहे हैं, तो वो पंजे भी चांदनी में सिल्वर लग रहे हैं दूर से देखने से। पक्षी, चूहा, मछली, जो भी पानी, हरी हरी घास, सब सिल्वर लगती है। सिल्वर मूनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है, सिल्वर लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो अब हम, और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है, एक तो ये सिल्वर हो गया, दूसरा है ये रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। हमने पढ़ा था पेंटिंग के बारे में, हमने हैदर रजा साहब के बारे में पढ़ा था, वो कैसे पेंटिंग्स करते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स को लेकर, और ऑरेंज ब्लू और को लेकर वो कलर्स पेंट करते हैं, और बाद में वो बिंदु को लेकर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, उनको बहुत अवार्ड्स मिले। और दूसरी तरह की पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था गोंद आर्ट, जो ट्राइब्स में होती है और लोग अपने दीवारों पे, कपड़ों पे, घरों में बनाते हैं, और आजकल उसको पेंटिंग बनाकर भी बेचा जाता है। लेकिन ये एक ट्राइबल आर्ट है, वो एक ट्रेंड आर्ट है जो इन्होंने कॉलेज में सीखी और फिर खुद अपने हिसाब से बनाई। दो अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद अगला हमारा पार्ट था द रोड नॉट टेकन। ये इसके बारे में है कि एक
जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हम ये करें या ये करें, और हम दोनों चीजें नहीं कर सकते तो हम एक चीज चूज करते हैं, है ना। तो कभी उस चीज के बारे में लिखता है कि जो मैंने नहीं किया, क्या मैंने सही चीज चूज की दोनों में से, या गलत चूज की, मुझे क्या करना चाहिए था। तो उसके बारे में ये कविता है, द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। ठीक है, ये हम सब के साथ जिंदगी में होता है, क्योंकि हम सब कुछ तो कर नहीं सकते। अगर हम एक चीज कर रहे हैं तो हमें एक चीज छोड़नी भी पड़ती है। कहते हैं ना, या तो बांसुरी बजा लो या चने चबा लो। तो हम बांसुरी बजाना और चने चबाना दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अच्छा, और चौथा पार्ट है ये, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। ये उसके बारे में है कि पहले लिखना कैसे शुरू हुआ, लिपि कैसे आई। पहले लोगों ने इशारों से बात करनी शुरू की, फिर बोलचाल की बात शुरू हुई, और फिर बहुत बाद में जो लिखने की, जो राइटिंग है, लिपि है, वो आई। तो ये उसके बारे में एक कहानी है, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। इसमें ये ट्राइबल कैरेक्टर्स हैं, नियोलिथिक, जो गुफा में रहते हैं, और उस तरह से ये एक मनगढ़ंत कहानी के थ्रू हमें समझाया गया है कि पहला अक्षर कैसे लिखा गया होगा। तो इन 4 पाठों के बेसिस पे मैंने एक रिवीजन शीट आप लोगों के लिए तैयार की है। मैं चाहती हूँ आप साथ साथ ये लिखें, और इससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन है, इन द पोम सिल्वर, what does the moon wear on its feet? जो सिल्वर पोम है उसमें मून अपने पैरों पर क्या पहनता है? ये देखो, slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. यहाँ पे शून का मतलब है शूज। तो मून क्या पहनती है? सिल्वर शूज। कितने, मून तो सर से पैर तक चांदनी में ढकी हुई है ना। तो सिल्वर शूज पहनती है, द मून वेयर्स सिल्वर शून, राइट। In the poem Silver, the moon wears silver shoon. अगला क्वेश्चन है, where does the harvest mouse go in the poem Silver? अब कविता में देखेंगे ना, एक हार्वेस्ट माउस के बारे में भी बात है, तो वो कहाँ जा रहा है? ये रहा, a harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. तो कहाँ जा रहा है ये हार्वेस्ट माउस? It is going into the night. उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहा है। The harvest mouse goes scampering by into the night. अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was सैयद हैदर रजा? कौन थे सैयद हैदर रजा साहब? ये हमारा पहली ही लाइन में इसका जवाब है कि बहुत ही फेमस रेनाउंड इंडियन आर्टिस्ट थे। ठीक है,
Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. अच्छा, what are the characteristic features of Raza's paintings? रजा की पेंटिंग्स में क्या क्या खासियत पाई जाती थी? कौन बताएगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि उनकी पेंटिंग्स में ब्लू एंड ऑरेंज का बहुत प्रयोग होता है। वो सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस को एंड डॉट्स को अपनी ड्राइंग में यूज करते हैं। और बिंदु और द पॉइंट बिकेम द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स। तो ये सब उनके पेंटिंग में हमें क्या क्या मिलता है? His paintings are characterized by simple geometric shapes, triangles, circles, squares, rectangles, right? Striking color combinations and captivating compositions and frequent use of blue and orange. तो ये सब रजा साहब की पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। वो ज्योमेट्रिक शेप्स बहुत यूज करते हैं। हमने देखा ना यहाँ पे बिंदु, ये देखो पूरी पेंटिंग उन्होंने बिंदु को लेके बना दी। तो उनकी पेंटिंग्स में बिंदु बहुत का इस्तेमाल बहुत होता है। और देखो ये भी बिंदु का इन्होंने दो अलग अलग रंगों को प्रयोग करके पेंटिंग बनाई है। और ये देखोगे इसमें मैथमेटिकल शेप्स है, इसमें स्क्वायर्स है ना, लाइंस है। और दो उनके फेवरेट कलर हुआ करते थे, ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज और ब्लू का उनकी पेंटिंग्स में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इन सबको मिलाकर आप एक आंसर लिखेंगे कि रजा साहब की पेंटिंग्स में क्या क्या खासियत थी। ठीक है, तो आप शेप्स के बारे में लिखेंगे, आप कलर्स के बारे में लिखेंगे, और आप ये लिखेंगे कि वो किसी इंसान या जानवर की तस्वीर नहीं बनाते थे, वो शेप्स और फिगर्स ही बनाते थे। To which style of painting did Raza's work belong? अलग अलग तरह की स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स होती है ना, तो रजा साहब की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में आती थी। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो किसी शेप को नहीं बनाती, निराकार। एब्स्ट्रैक्ट तो एक तरह से आ, मतलब वो किसी आ, आकार को नहीं बनाते, वो पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, इंसानों को, इन सब को वो नहीं पेंट करते। उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं हम। सो हिज वर्क बिलोंग्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो उनकी जो भी पेंटिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट बिकेम द कोर ऑफ रजाज पेंटिंग्स? तो बाद में रजा की पेंटिंग्स में सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, और वो थी बिंदु। ये कहते हैं ना, ग्रेजुअली द बिंदु और द पॉइंट बिकेम द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स। बाद में जाकर वो सिर्फ बिंदु की ही पेंटिंग्स बनाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ब्लू के साथ बनाया है बिंदु का, यहाँ पे ऑरेंज और येलो के साथ, और उन्होंने पूरे बिंदु की ही
पेंटिंग बनाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो वो बिंदु के अलग अलग पेंटिंग्स वो बाद में उन्होंने बनानी शुरू की, और वो सिर्फ बिंदु को लेकर ही पेंटिंग्स बनाते थे बाद में। एक ऐसा समय आ गया था उनकी पेंटिंग में, ठीक है। सो द बिंदु बिकेम द कोर ऑफ रजा's पेंटिंग्स। अब ये क्वेश्चन गोंदाट के बारे में है। Which tribal people developed and preserved गोंदाट? डेवलप माने किसी चीज को बनाना, प्रिजर्व माने किसी चीज को विकसित करना और बचाकर रखना। ठीक है, इसके लिए फिर हम चैप्टर पे चलते हैं। ये देखो, Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by Gond tribal people living largely in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha states of India. तो यहाँ के जो गोंद ट्राइबल लोग थे जो इन स्टेट्स में रहते थे, उन लोगों ने गोंद आर्ट को बनाया और प्रिजर्व किया। ठीक है, उन्होंने विकसित की और इसको आज तक बचा कर रखा है। ठीक है, द गोंद ट्राइबल पीपल जो कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। पहले तो ये सब एक ही स्टेट्स थे, अब ये अलग अलग स्टेट्स हो गए हैं, बट बेसिकली जो ट्राइब है वो है द गोंड ट्राइबल पीपल। ठीक है, ओके, ये सवाल का हम जवाब दे चुके हैं, पर एक बार देख लेते हैं। नेम द 5 इंडियन स्टेट्स वेयर गोंड आर्ट इज लार्जली फाउंड। वो कौन से 5 स्टेट्स हैं जिसमें गोंड आर्ट मिलती है? वो हम देख चुके हैं यहाँ पे अभी पार्ट में। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, ये 5 स्टेट है जहां पे हमें गोंद आर्ट देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In folk arts like Gond art, who prepares the canvas? पहले तो हम ये समझते हैं कैनवस क्या होता है। पेंटिंग करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए, है ना? अगर आप देखेंगे, कुछ भी पेंट करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए। ये एक पेंटिंग है, तो ये एक पेपर हो सकता है, ये एक गत्ता हो सकता है, ये लकड़ी हो सकती है, ये वो जो कैनवस क्लॉथ हो सकता है, कॉटन क्लॉथ होता है वो हो सकता है। तो उसको कहते हैं कैनवस, वो जगह जहां पर पेंट करते हैं, है ना? तो ये देखो, ये भी किसी कैनवस पे पेंट की गई है, उसके बाद ये फ्रेम करके लगाई गई है। ये एक और पेंटिंग है, देखो। ये तरह तरह की पेंटिंग आपको बाजार में मिलती हैं, तो ये कैनवस पे पेंट की जाती है ना? ये आप देखेंगे, ये फिर इस कैनवस पे फ्रेम लगाया गया, आप देख रहे हैं चारों तरफ, है ना? तो कैनवस होता है माध्यम जिसपे आप पेंट करते हैं। तो गोंद आर्ट के लिए कैनवस कौन तैयार करता है? तो सबसे पहले बात है, कैनवस होता क्या है? गोंद आर्ट कहाँ पे होती है? दीवारों पे, फर्श पे, आजकल कागज पे भी होने लगी है। तो कागज तो आप खरीद लेते हो, लेकिन अगर आप गोंद आर्ट कर रहे हो तो आप जो दीवार आप तैयार करते हो पेंटिंग के लिए, वो पेंटर
खुद तैयार करता है, राइट? ये रहा। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. तो सिर्फ कैनवस ही नहीं, जो रंग आप इस्तेमाल करते हो वो भी गोंद आर्ट में आप खुद बनाते हो। एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि सिर्फ कैनवस ही नहीं तैयार करते, हम अपना गोंद आर्ट के लिए कलर भी खुद तैयार करते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि जो ट्राइबल आर्ट है उसके लिए, जैसे रजा साहब तो बाजार से खरीद के लाते थे, कैनवस खरीदा, उन्होंने लगाया और उसको पेंट किया। लेकिन जो गोंद आर्ट के आर्टिस्ट होते हैं वो अपना कैनवस भी पहले खुद तैयार करते हैं, अपने रंग भी खुद बनाते हैं और फिर वो अपनी पेंटिंग करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पर आपने इस तरह की पेंटिंग्स लोगों के, आप ट्राइब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके घरों वरों में इस तरह के दीवारों पे लोग लगा लेते हैं, है ना, पेंटिंग करके। ये शुरुआत इसकी अपने घरों को सजाने के लिए ही हुई थी। बाद में ये पेंटिंग्स कमर्शियल हो गई और लोग बेचने के लिए भी कागजों पे, कपड़ों पे, कैनवस पे बनाने लगे। ये आप देख रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं गोंद आर्ट के। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। List 3 natural materials traditionally used to prepare colors in गोंद आर्ट। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन सी 3 नेचुरल चीजें हैं जो रंग बनाने के काम आती हैं गोंद आर्ट में। तो वो क्या है? कलर्स आर ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड, ये देखो, सॉइल्स अलग अलग शेड की, जूस ऑफ प्लांट्स, पीले रंग के लिए हल्दी, फूलों से लाल रंग, मिट्टी से ब्राउन कलर, है ना। तो juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, even things like coal and cow dung were used to prepare colors. तो इन सब चीजों को रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, so this will be your answer. Your question is
कौन से 3 मटेरियल्स कलर बनाने के लिए यूज होते थे? एंड योर आंसर इज ठीक है। इन सब चीजों का इस्तेमाल होता था, रंग होता है रंग बनाने के लिए गोंद आर्ट में। ठीक है, तो हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए। सिल्वर रिवाइज कर लिया है 3.1, और जो पेंटिंग्स वाला चैप्टर था 3.2, वो हमने रिवाइज कर लिया है। तो 4 में से 2 पार्ट हमारे रिवाइज हो गए हैं। अब हम चलते हैं पोम पे, द रोड नॉट टेकन। बहुत ही सादी, बहुत ही प्यारी पोम है। एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये किसके बारे में है और इसमें कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है। एक बार इसका हम इसको साथ में पढ़ लेते हैं और फिर इसकी हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there, had worn them really about the same. तो कहते हैं कि सड़क आगे जाकर 2 हिस्से में जा रही थी और मुझे चूज करना था कि मैं यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। I could not travel both and be one traveler. मैं अकेला इंसान 2 जगह नहीं जा सकता था। और फिर मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। एक रास्ते पे बहुत लोग जाते थे तो वहां बहुत पैरों के निशान थे, एक रास्ता कम चला हुआ था, तो मैंने फिर वही चूज किया जिस रास्ते पे कम लोग गए थे। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं इसकी, फिर बाकी की पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है, एंड यहाँ पे एक तस्वीर भी बनाई हुई है कि आप यहाँ खड़े हैं, आप या तो यहाँ जा सकते हैं या आप यहाँ जा सकते हैं, आप दोनों जगह नहीं जा सकते। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. कहते मैंने सोचा कि आज मैं ये कम चले हुए रास्ते पे चलता हूँ, किसी दिन दूसरे रास्ते पे जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाकर फिर 2 रास्ते आएंगे, फिर मैं उस पे चल दूंगा, फिर आगे जाकर फिर 2 रास्ते आएंगे, तो शायद मैं वापस यहाँ ना आ पाऊं। Right? So I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged into a wood, and I took the less traveled by, and that made all the difference. तो कहते हैं कल को मैं अगर अपने इस निर्णय के बारे में सोचूंगा या किसी को बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम लोगों ने वो रास्ता चुना था। तो मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतनी कहूंगा। एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसकी।
ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कविता लिखी है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रोड नॉट टेकन उनकी बहुत फेमस पोम है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इन द पोम द रोड नॉट टेकन, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज? डाइवर्ज मतलब दो हिस्सों में बंटना। वो पहली लाइन में कहता है ना, द रोड्स डाइवर्ज्ड इनटू अ येलो वुड। तो सामने एक जंगल है, देयर इज अ येलो वुड, उसमें जाकर वो रास्ता दो में बट रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द ट्रैवलर चूज द सेकंड रोड? जो ट्रैवलर है उसने सेकंड रोड क्यों चूज किया, पहला क्यों नहीं? ठीक है, एक रास्ते पे बहुत निशान थे और दूसरे रास्ते पे कम निशान थे, तो उसने दूसरा रास्ता क्यों चूज किया? The traveler chose the second road because it was grassy and wanted wear, implying that the path was less traveled. जिस रास्ते पे बहुत लोग चलते हैं वहां पे घास नहीं उगती, वहां पे पैरों के बहुत निशान हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे घास उग रही है इसका मतलब वहां से बहुत कम लोग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने वो वाला रास्ता चूज किया विच वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। इसका मतलब वहां बहुत घास थी, इसका मतलब वहां से बहुत कम लोग जाते थे, कोई नहीं जाता था। तो मैंने कहा इस रास्ते पे मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा ये रास्ता कहाँ जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई ही सेज आई चोज द रोड लेस ट्रेवल्ड और नॉट चोजन बाय अदर पीपल। ठीक है, तो इस बेसिस पे उसने चूज किया कि मैं इस वाले रोड पे जाऊंगा क्योंकि ये वाला रास्ता बहुत कम लोग लेते हैं। According to the poem, the road not taken, what season is implied by the yellow wood? तो किन दिनों में ऐसा होता है कि जंगल में पत्ते पौधे पीले पड़ने लगते हैं, कौन सी ऋतु होती है? ऑटम, है ना, जो पतझड़ का समय होता है जिसमें सूखने लगते हैं पेड़ और नए पत्ते, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर बाद में बहार आती है और नए पत्ते आते हैं। है ना, सो द येलो रोड वुड इम्प्लाइज द सीजन ऑफ ऑटम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेटाफर डज द रोड रिप्रेजेंट इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम? तो वो हमें सिंबल के माध्यम से, इशारों से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या वो असली रोड की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं? तो रोड हमारी
road represents our choices and decisions that we must make in life. हमारे पास हर समय हमें डिसीजन लेना होता है कि हम ये करें या ये करें, हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, मुझे सोना चाहिए या मुझे टीवी देखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे खेलना चाहिए, है ना? सामने मुझसे कोई लड़ रहा है, मैं उससे विनम्रता से बात करूं या मैं भी वापस लड़ूं। मुझसे बड़ा कोई काम करने के लिए कह रहा है, मैं वो काम करूं या ना करूं। तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। तो ये उन रास्तों के बारे में बात कर रहा है कवि, वो सड़क के बारे में नहीं बात कर रहा है। सड़क सिर्फ एक समझाने का तरीका है। रास्ते के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि हम रोज हर समय कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे हैं। तो जब हम एक चीज, जब हम कुछ करने का निर्णय ले रहे हैं तो हम दूसरा निर्णय नहीं ले रहे हैं। हर चीज, कुछ भी करने के दो रास्ते होते हैं, उसमें से एक रास्ता हम चुनते हैं जब हम निर्णय लेते हैं। ठीक है? So the road represents choices and decisions we must make in life. उसके बिना काम चलता ही नहीं है। आप सड़क पे खड़े हैं, आपको देखना होगा कि अब मैं सड़क पार करूं या मैं रुकूं 1 मिनट। तो आप निर्णय ले रहे हैं, राइट? आप कितने बजे घर से निकलेंगे, आप निर्णय ले रहे हैं। आपने अपना बैग पैक किया या नहीं किया, सामान अच्छे से कॉपी किताब बैग में रखा या नहीं रखा, होमवर्क किया या नहीं किया, आप निर्णय ले रहे हैं। ठीक है? ये हम 24 घंटे करते हैं, चाहे हम चाहे या ना चाहे। तो ये रोड उसके उसको रिप्रेजेंट करता है। द रोड रिप्रेजेंट्स आवर चॉइसेस एंड डिसीजंस। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा जो अगला लास्ट पार्ट है ऑफ दिस यूनिट इज हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। तो लिपि, लिखने की लिपि कैसे शुरू हुई, तो ये कहानी के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है? उसके बारे में ये है। ऑल राइट। इसमें ये एक नियोलिथिक एक परिवार है जो केव में रहता है, जिनको लिखना कहते हैं, जिसको जो अपनी जिंदगी में खुश था, भूख लगती थी तो खाना खा लेता था, नींद आती थी तो सो जाता था, भूख लगती थी तो हंट करने चला, शिकार करने चला जाता था, फिर घर आके खाना खा के सो जाता था, तो अपने में मस्त था। तो लिखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे कैसे कैसे लिखने पढ़ने की जरूरत महसूस हुई और फिर भाषा, लिखित भाषा आई। उसके बारे में ये एक कहानी के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है। इसका थोड़ा सा बिगनिंग देख लेते हैं। ठीक है? तो फिर इसमें आगे जाके वो कहीं जाता है, उसको फिर कोई मैसेज भेजना पड़ता है, तो वो क्योंकि उसको लिखना नहीं आता और किसी को पढ़ना नहीं आता, तो वो इशारों से जो लिख के भेजता है, वो लिखता कुछ है, वो समझते कुछ है, और फिर समझ में आया कि भाषा की जरूरत क्यों है, कि जो
अगर भाषा में कुछ लिखा हुआ है, अगर ये फिश लिखा है, इसको आप भी फिश पढ़ेंगे, मैं भी फिश पढ़ूंगी, कोई और भी फिश पढ़ेगा। तो इस तरह से भाषा की जरूरत महसूस हुई। अगर ये तस्वीर है, इसको मैं नीला बोलूंगी, आप समुद्र बोलेंगे, कोई और कुछ और बोलेगा, तो हम नहीं समझा पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर लिखित भाषा है, अगर लिखित लिपि है, तो उसको सब एक ही चीज पढ़ेंगे। ये होम है, इसको आप भी होम पढ़ेंगे, मैं भी होम पढ़ूंगी, कोई और भी होम पढ़ेगा। लेकिन अगर आप तस्वीर से कुछ बनाते हैं, तो तस्वीर के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं। तो ये उसके बारे में चैप्टर है कि लिखित लिपि कैसे आई। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, टू विच हिस्टोरिकल एज डिड तिगुमाई बोप्सलाई बिलोंग? कौन से समय का ये प्राणी था? वो हम देख चुके हैं शुरू में ही, वो नियोलिथिक मैन थे, राइट? नियोलिथिक एज के थे। ठीक है, वो नियोलिथिक एज के मानुष थे, जिसको हम बाद में स्टोन एज भी कहते थे। ठीक है, और उनके बड़े फनी फनी नाम हैं, उनके आप मतलब देख सकते हैं। व्हाट डज द नेम तेशुमाई तनविंद्रो मीन? तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है, तेशुमाई मिन तेगुमाई भोपसलाई का मतलब है मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी। और उनकी वाइफ का नाम है तेशुमाई तिवेंद्रो, जिसका मतलब है द लेडी हु आस्क्स वेरी मेनी क्वेश्चंस। उनकी बेटी का नाम है तफीमाई मलाई, जिसका मतलब है स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड। तो ये सब इनके नाम के मीनिंग दिए हुए हैं, आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है। Why did Tegumai have to mend his spear at the river? आप देखेंगे कहानी में जब वो स्पीयर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा। स्पीयर कहते हैं भाला, इसको स्पीयर कहते हैं। तो वो लकड़ी का भाला था, वो फिशिंग करने के लिए गया, और वो मछली को मारते वक्त वो भाला आगे से टूट गया, तो उसको दूसरा भाला चाहिए था, और दूसरा भाला आने में टाइम लग रहा था, तो उसको वही भाला ठीक करने लगा, उसको मेंड करने लगा। तो ये होता है स्पीयर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। व्हाई डिड तेगुमाई हैव टू मेंड हिज स्पीयर एट द रिवर? उसको क्यों अपना स्पीयर ठीक करना पड़ा? क्योंकि उसने बहुत जोर से उसको, he accidentally broke it by jabbing it too hard in the bottom of the river. उसने बहुत जोर से उसको रिवर में मार दिया, और वो किसी मछली में लगने के बजाय रिवर में नीचे लग गया और टूट गया, राइट? ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, हु वाज द स्ट्रेंजर मैन इन द स्टोरी? तो आप देखेंगे कि उसमें स्ट्रेंजर मैन था, वो किसी दूसरी ट्राइब से था। द स्ट्रेंजर मैन वाज अ मेंबर ऑफ अ फार ट्राइब कॉल्ड द तेवारस। तो अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, सब सिर्फ अपनी भाषा जानते थे, अपने लोगों को जानते थे। तो जब एक ट्राइब का इंसान दूसरे ट्राइब के इंसान से बात करने की कोशिश की, तो उनको समझ ही नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। Why did Taffy stamp her foot at the stranger man? टैफी एक बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची दिखाई है, जिसको बहुत गुस्सा आ जाता है,
तो वो बहुत परेशान थी कि उसके पिताजी मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि उनका जो भाला है वो टूट गया है और इतनी सारी मछली घूम रही है, इसलिए वो अपने पैर पटक रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड What did the stranger man offer Taffy as a surface to draw her letter on? तो उस समय कोई कागज तो था नहीं, तो स्ट्रेंजर मैन ने कहा कि तुम मुझे लिख के दे दो, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। तो उसने क्या दिया था, उसने एक पेड़ की छाल निकाल के he offered her a flat piece of bark twisted off a birch tree. तो birch tree का उसने वो बार्क निकाला जो उसकी लकड़ी होती है और वो दी कि तुम इस पे लिख दो, तुम्हें क्या लिखना है, राइट। तो ये शीट आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, इसमें आप सवालों के साथ साथ ये सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगी। इसके बाद इन्हीं पाठों से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, शब्द यहाँ दिए गए हैं और ये सेंटेंसेस हैं, इनको करने की कोशिश जरूर करना बेटा, आपको रिवीजन में मदद मिलेगी, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स भी यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, लेकिन पहले इसको बिना देखे करने की कोशिश करना क्लास के बाद, ठीक है बेटा। क्लास के बाद इमीडिएटली आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट बेटे।